हमारे टाउन में एक एयरपोर्ट बन रहा था जिस पर डेमोलिशन ऑफिस के स्टाफ घर घर जाकर मेजरमेंट करते हैं ताकि हाउसेस के कंपेंसेशन को लेकर नेगोशिएशन किया जा सके। लेकिन मैं पूरे 3 महीने तक इंतजार करता रहता हूँ, फिर भी कोई भी मेरे दरवाजे पर नॉक नहीं करता है। जिसके बाद मुझे बाद में पता चलता है कि प्लानिंग मैप में मेरी जमीन को जानबूझकर रेड लाइन के बाहर ड्रॉ किया गया था। यह देखकर मैं गुस्से में सीधे मेयर के पास पहुंच जाता हूँ, जिस पर वह मुझे ठंडे अंदाज में कहता है कि प्लान शुरू से ही ऐसा था। यह सुनकर मेरे सारे नेबर्स मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। अब तो तुम्हारा काम खत्म है, तुम जिंदगी भर उस टूटे हुए घर में ही फंसे रहोगे। यह सुनकर भी मैं एक शब्द नहीं बोलता हूँ। इसके बाद मैं अपनी आधी जिंदगी की सेविंग्स निकाल लेता हूँ और साथ ही लोन लेकर किसी तरह 10 मिलियन इकट्ठा करता हूँ। फिर आधे साल बाद वही पुराना घर एक 10 फ्लोर बिल्डिंग में बदल जाता है, जिसके एंट्रेंस पर सिनेक्लाउड होटल का बड़ा साइन लटका होता है, जिस पर नॉन सी कस्टमर्स नॉट अलाउड लिखा हुआ बोर्ड पूरे एयरपोर्ट के आसपास की सबसे ज्यादा अटेंशन खींचने वाली चीज बन जाता है। जब एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन की खबर फैलती है तब हमारा अनिंग टाउन नाम का प्लेस पहले जैसा शांत नहीं रह पाता है, जिसके बाद कंपेंसेशन और रिसेटलमेंट हाउसिंग टाउन के लोगों के बीच हमेशा चर्चा का टॉपिक बना रहता है। व्हाइट वंस जिन पर डेमोलिशन ऑफिस लिखा हुआ होता है वे टाउन की कच्ची सड़कों पर लगातार आती जाती रहती हैं। वहीं स्टाफ हाथों में टेप मेजर और नोटबुक्स लेकर घर घर जाते हैं, मेजरमेंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और नेगोशिएशन भी करते रहते हैं। मेरा घर टाउन के सबसे ईस्ट साइड में बना हुआ थोड़ा पुराना 2 स्टोरी बिल्डिंग होता है। मेरे पेरेंट्स बहुत पहले गुजर चुके थे, जिसके बाद घर में सिर्फ मैं अकेला ही बचा था। उस दिन डेमोलिशन ऑफिस की कार मेरे घर के सामने से बिना रुके निकल जाती है, जिस पर मैं सोचता हूँ कि शायद उन्होंने वेस्ट साइड से मेजरमेंट शुरू किया होगा और अभी मेरी बारी नहीं आई है। इसके बाद सबसे पहले नेबर आंटली डील फाइनल करती है। लोगों का कहना होता है कि उसे काफी बड़ा कंपेंसेशन मिला है, जिस वजह से उसके चेहरे की मुस्कान रुकने का नाम नहीं लेती है। जब भी वह मुझे देखती है तब जोर से पूछती है, ए किंग, तुम्हारे घर की बारी भी जल्दी आने वाली होगी, है ना? यह सुनकर मैं बस हल्का सा स्माइल करता हूँ और सिर हिला देता हूँ। पहले महीने के अंदर ही टाउन के ईस्ट वाले रेजिडेंट्स भी एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे पूरे टाउन की वॉल्स पर लाल रंग से डेमोलिश्ड लिखा जाने लगता है, लेकिन सिर्फ मेरी वॉल ही डल ग्रे और बिल्कुल साफ बनी रहती है। यह देखकर मैं अंदर ही अंदर पैनिक करने लगता हूँ। फिर 2 महीने और गुजर जाते हैं और टाउन की ज्यादातर फैमिलीज वहां से मूव कर चुकी होती हैं। यह देखकर मेरे दिल में एक अशुभ फीलिंग फैलने लगती है, जिसके बाद मैं सीधे टाउन हॉल पहुंचता हूँ और मेयर जोंग डेटन को ढूंढता हूँ। वह उस समय किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। जैसे ही मैं डोर खोलकर अंदर जाता हूँ, वह बस इरिटेट होकर अपनी आईलिड्स उठाता है और पूछता है, क्या बात है? जिस पर मैं आगे बढ़कर पूछता हूँ, मेयर जोंग, मैं एयरपोर्ट डेमोलिशन के बारे में पूछना चाहता हूँ। हमारे घर को अभी तक क्यों छोड़ा गया है? यह सुनकर वह फोन नीचे रखता है, ड्रॉअर से एक बड़ा प्लानिंग मैप निकालता है और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, खुद देख लो। मैं मैप के पास झुककर देखता हूँ और उसी पर मेरा दिल भारी हो जाता है। प्लानिंग मैप में बनी हुई रेड डेमोलिशन लाइन किसी शार्प ब्लेड की तरह बिल्कुल मेरे कोर्टयार्ड वॉल के किनारे से गुजर रही होती है, जबकि मेरा छोटा सा घर उस रेड लाइन के बाहर अकेले छूटे किसी आइलैंड जैसा दिखाई देता है। मैं उस रेड लाइन को घूरते हुए कांपती आवाज में पूछता हूँ, ये क्या है? क्या यहाँ कोई मिस्टेक हुई है? जिस पर जोंग डेटा बर्फ जैसे ठंडे टोन में जवाब देता है, कोई मिस्टेक नहीं हुई है, प्लान शुरू से ऐसा ही सेट किया गया है और अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता और फिर पूछ बैठता हूँ, लेकिन पूरे टाउन को डेमोलिश किया जा रहा है, फिर सिर्फ हमारे घर को जानबूझकर बाहर क्यों रखा गया? यह सुनकर जोंग डेटा की आवाज अचानक तेज हो जाती है और उसमें एक ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी साफ महसूस होती है। वह कहता है, मैंने कहा ना, ये ऊपर के एक्सपर्ट्स का फैसला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे मीटिंग के लिए जाना है, तुम अब वापस जाओ। इतना कहने के बाद वह सीधे ऑफिस से बाहर निकल जाता है। जैसे ही मैं अपने घर के अंदर कदम रखता हूँ, तभी मेरी मुलाकात आंटली से होती है, जो मूवर्स को डायरेक्शन देते हुए अपना फर्नीचर ट्रक में लोड करवा रही होती है। मुझे टूटा हुआ देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सेटिस्फैक्शन दिखाई देता है, जिस पर वह मुस्कुराते हुए पूछती है, आकिंग, पूछने गए थे? यह सुनकर भी मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मेरी साइलेंस देखकर वह होंठ मोड़ते हुए कहती है, मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारी लोकेशन बहुत ऑकवर्ड जगह पर है। एयरपोर्ट बन रहा है और तुम्हारा घर बस एज पर पड़ता है। इतना भी रास्ते में नहीं आता कि उसे डेमोलिश करके कंपेंसेशन दिया जाए। तभी दूसरा नेबर भी वहां आ जाता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे वाह, अब तो बढ़िया है, पूरे टाउन में सिर्फ तुम्हारा फैमिली ही इस टूटे हुए घर में जिंदगी भर फंसा रहेगा। चारों तरफ एयरपोर्ट होगा और एयरप्लेन्स का नॉइजेस तुम्हें पागल कर देगा। यह सुनकर एंटली और जोर से हंसने लगती है और कहती है, सही कहा, जब हम सब सिटी के नए अपार्टमेंट्स में रहेंगे तब आकिंग यहाँ एयरप्लेन एग्जॉस्ट सूंघता रहेगा। उनकी कड़वी हंसी मेरे कानों में सुई की तरह चुभती रहती है, लेकिन फिर भी मैं उनसे आर्ग्यू नहीं करता हूँ। मैं बस धीरे से सिर उठाकर उस छोटे से घर को देखता हूँ जिसमें मैं बड़ा हुआ था। आखिरकार मूविंग ट्रक्स वहां से निकल जाते हैं और मैं खाली सड़क पर अकेला खड़ा रह जाता हूँ, जिसके बाद मैं अपना फोन निकालता हूँ और एक कॉल करता हूँ। हेलो, मैं एकिंग बोल रहा हूँ, जिस पर दूसरी तरफ से सुआन की जेंटल आवाज आती है। वह कंफ्यूज्ड होकर पूछती है,
आकिंग, अचानक मुझे कॉल कैसे किया? मैं कुछ देर सोचने के बाद कहता हूँ, मुझे लोन के बारे में तुमसे कंसल्ट करना है। सुआन मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। उसने कॉलेज में फाइनेंस पढ़ा था और अब सिटी के एक बैंक में अकाउंट मैनेजर की जॉब करती है। मेरी बात सुनते ही वह शॉक्ड होकर पूछती है, लोन? आचिंग, क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या ना? जिस पर मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, कुछ नहीं हुआ, मैं बस अपने पुराने घर को रेनोवेट करना चाहता हूँ। यह सुनकर सुआन और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। वह कहती है, रेनोवेट? मैंने सुना है तुम्हारे टाउन में एयरपोर्ट बन रहा है, वहां तो सब डेमोलिश हो रहा है ना? जिस पर मैं उसे पूरी सिचुएशन ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा घर डेमोलिशन जोन में नहीं आता है। कुछ देर तक फोन पर साइलेंस छा जाता है। फिर सुआन हल्के गुस्से में कहती है, ये तो साफ बलिंग है। कोई जोनिंग मैप इतनी परफेक्टली कोइंसिडेंस से तुम्हारे घर को कैसे छोड़ सकता है? मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, अब ये कोइंसिडेंस था या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। जिस पर सुआन पूछती है, तो फिर तुम क्या करने वाले हो? क्या सच में उस पुराने घर में ही पड़े रहोगे? हैं? मैं विंडो के बाहर खाली जमीन की तरफ देखते हुए एक एक शब्द बोलता हूँ, नहीं, मैं उसे गिराकर दोबारा बनाऊंगा। यह सुनते ही सुआन पूरी तरह साइलेंट हो जाती है। काफी देर बाद वह कहती है, आकिंग, क्या तुम इस फैसले को लेकर श्योर हो? ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। जिस पर मैं फॉर्मली जवाब देता हूँ, मैं सब सोच चुका हूँ। फिर वह पूछती है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं कहता हूँ, मेरे पेरेंट्स की छोड़ी हुई सेविंग्स और पिछले कुछ सालों की कमाई मिलाकर मेरे पास 2 लाख हैं। मैं 3 लाख का लोन लेने की सोच रहा हूँ, जिससे टोटल 5 लाख हो जाएंगे। यह नंबर सुनते ही सुआन फोन पर शॉक्ड होकर सांस खींचती है। 5 लाख? आकिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम बस एक पर्सनल रेसिडेंस रीबिल्ड कर रहे हो, इतना पैसा क्यों चाहिए? जिस पर मैं दूर बन रहे एयरपोर्ट के मैसिव सिलहूट को देखते हुए कहता हूँ, जो मैं बनाने वाला हूँ वो कोई नॉर्मल हाउस नहीं है। भविष्य में वहाँ एंडलेस बिजनेस ट्रैवलर्स और भीड़ आने वाली है, और मेरा घर एयरपोर्ट के सबसे पास और फ्यूचर का इकलौता प्राइवेट बिल्डिंग होगा। इसके बाद मैं उससे पूछता हूँ, नए एयरपोर्ट के बगल में होटल खोलने के फ्यूचर के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? यह सुनकर सुआन तुरंत स्टंडन रह जाती है। वह हमेशा से स्मार्ट रही थी, इसलिए मेरी इंटेंशन तुरंत समझ जाती है। फिर शॉक्ड होकर कहती है, होटल? तुम होटल खोलना चाहते हो? आकिंग, ये बहुत बड़ा स्टेप है। क्या तुम्हें बिजनेस चलाना आता है? क्या तुम्हारे पास कनेक्शंस हैं? इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। उसकी चिंता सुनकर मैं उससे वापस पूछता हूँ, ज्यादा रिस्की क्या है? ये करना या फिर उस अनवांटेड टूटे हुए घर को पकड़कर बैठे रहना और एयरप्लेन्स के नॉइजेस के बीच धीरे धीरे उसे सड़ते हुए देखना? मेरी बात सुनकर सुआन चिंता भरे टोन में कहती है, लेकिन 3 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है, और मॉर्गेज के लिए तुम्हारे पुराने घर की अप्राइसल शायद इनफ भी ना हो। ऊपर से तुम्हारे पास इनकम प्रूफ भी नहीं है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही मैं उसे बीच में रोक देता हूँ। मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम प्रोफेशनल हो, मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। असल में मुझे भी पता होता है कि मैं उसके लिए चीजें मुश्किल बना रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि यही मेरी फेट बदलने का इकलौता मौका होता है जिसे मैं पकड़ सकता था। जिस पर सुआन लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, आकिंग, तुम पहले जैसे ही हो। जब तक चुप रहते हो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही बोलते हो लोगों की जान निकाल देते हो। फिर वह आगे कहती है, ऐसा करो, कल अपने प्रॉपर्टी डीड और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ। मैं तुम्हारी फाइल्स चेक करके देखती हूँ कि हम कौन कौन से चैनल्स यूज कर सकते हैं। जिस पर सुआन आगे कहती है, मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। यह सुनकर मैं ग्रेटफुल होकर कहता हूँ, थैंक यू। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए सुआन मजाक में कहती है, अभी से थैंक यू मत बोलो, जब तुम्हारा होटल खुल जाए तब मुझे लाइफ टाइम के लिए फ्री प्रेसिडेंशियल सूट दे देना। जिस पर मैं बेहद सीरियस होकर जवाब देता हूँ, ठीक है, डील पक्की। अगले दिन सुबह होते ही मैं अपनी सारी उम्मीदों को लेकर सिटी जाने वाली पहली बस पकड़ लेता हूँ। जैसे ही हमारी मुलाकात होती है, सुआन तुरंत मेरे डॉक्यूमेंट्स पर काम शुरू कर देती है। वह लगातार कुछ लिखती रहती है, काउंटलेस फोन कॉल्स करती है और मुझे कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लेकर जाती है। जब बैंक के रिव्यूअर्स मेरे प्रॉपर्टी डीड को रेड लाइन के बाहर लटका हुआ देखते हैं, तब उनके चेहरे डिसबिलीफ से भर जाते हैं। उनकी नजरों में एयरपोर्ट से घिरे हुए एक आइसोलेटेड आइलैंड को लोन देना बेहद रिस्की और एब्सर्ड लगता है, जिस वजह से मैं बार बार अपना बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करता रहता हूँ। लेकिन मेरे काम और थोड़ा इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी को देखकर उनकी आंखों में सिर्फ डाउट ही दिखाई देता है। उस दौरान कई बार ऐसा मोमेंट आता है जब मुझे लगता है कि अब मैं और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि सुआन हर समय मेरे साथ खड़ी रहती है और लगातार मुझे एनकरेज करती रहती है। वह सिर्फ मेरा बिजनेस प्लान परफेक्ट नहीं करवाती, बल्कि मुझे हैंड टू हैंड ये भी सिखाती है कि बैंकर्स से कैसे बात करनी है। यहाँ तक कि वह अपने पर्सनल कनेक्शंस भी यूज करती है और ब्रांच लीडर्स को डिनर पर इनवाइट तक करती है। एक हफ्ते बाद जब मैं लगभग डिस्पेयर में डूब चुका होता हूँ, तभी सुआन का अचानक फोन आता है। दूसरी तरफ उसकी आवाज काफी एग्जॉस्टेड लग रही होती है, लेकिन उसमें एक्साइटमेंट भी साफ सुनाई देती है। जिस पर वह कहती है, एकिंग हो गया? यह सुनते ही मैं एक्साइटेड होकर पूछता हूँ, सच में? जिस पर सुआन भी एक्साइटेड आवाज में कहती है, हाँ हाँ सच में, 3 लाख एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। मैंने बैंक प्रेसिडेंट के सामने तुम्हारे प्रोजेक्ट को इस साल का इनोवेटिव पायलट प्रोजेक्ट बताकर कन्विंस किया है। यह सुनकर मैं काफी देर तक फोन पकड़े रहता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। अचानक मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं, जिस पर मैं ग्रेटिट्यूड से भरी
आवाज में कहता हूँ, स्वान थैंक यू। यह सुनकर वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मेरे साथ इतना फॉर्मल मत बनो। मैं तुरंत कहता हूँ, जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दूंगा। लेकिन स्वान हंसते हुए कहती है, डिनर रहने दो, बस जल्दी से अपना होटल बना लो। मैं प्रेसिडेंशियल सूट में स्टे करने का इंतजार कर रही हूँ। कॉल खत्म होने के बाद मैं विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ और बाहर शुरू हो चुके मैसिव एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट को देखने लगता हूँ। एक हफ्ते बाद मेरे फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है, 3 लाख युआन हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। उस लंबे जीरो वाले नंबर को देखकर मैं गहरी सांस लेता हूँ। पूरे 5 लाख। यह सिर्फ मेरी पूरी नेटवर्थ नहीं थी, बल्कि मेरी जिंदगी की पूरी स्टेक भी थी, जिस पर मैं खुद से कहता हूँ, ए किंग, अब तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। फिर मैं खुद को फॉर्मली जवाब देता हूँ, मैं सिर्फ जीत सकता हूँ, हार नहीं सकता। पैसे मिलते ही अगले ही दिन मैं सिटी की सबसे बेस्ट आर्किटेक्चरल डिजाइन फर्म को कांटेक्ट करता हूँ और टाउन की सबसे फेमस कंस्ट्रक्शन टीम को हायर कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन टीम का कैप्टन, जिसका सरनेम जिया होता है, वह काफी ऑनेस्ट आदमी होता है। मेरा पुराना फैमिली हाउस देखकर वह सिर खुजाते हुए पूछता है, आकिंग, क्या तुम सच में इस घर को गिराकर दोबारा बना रहे हो? इसके बाद कैप्टन जियाओ फिर पूछता है, घर गिराने के बाद तुम यहाँ क्या बनाना चाहते हो? देखो, फ्यूचर में यहाँ पूरा एयरपोर्ट बनने वाला है। अगर ऑर्डिनरी हाउस बनाया तो यहाँ रहना कंफर्टेबल नहीं होगा। जिस पर मैं तुरंत ब्लूप्रिंट निकालकर कहता हूँ, अंकल जियाओ, चिंता मत करो, ब्लूप्रिंट पहले से डिजाइन करवाया जा चुका है। कैप्टन जियाओ जैसे ही ब्लूप्रिंट देखता है, उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो जाती हैं। हे भगवान, 4 फ्लोर्स, बेसमेंट, ऑन व्यूइंग प्लेटफॉर्म भी, तुम यहाँ लिटिल विला बना रहे हो? यह सुनकर मैं काम टोन में जवाब देता हूँ, ये बिल्डिंग एक होटल बनने वाली है। मेरी बात सुनते ही कैप्टन जियाओ और पीछे खड़े वर्कर्स पूरी तरह स्टनड रह जाते हैं। उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे उस समय बैंक स्टाफ के थे। जिस पर कैप्टन जिया डाउटफुल होकर पूछता है, आकिंग, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? इस सुनसान जगह के बीच होटल खोलोगे? मैं दूर धूल भरे मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, फ्यूचर में ये जगह सुनसान नहीं रहने वाली, देख रहे हो, यही एनिंग टाउन की सबसे लाइवली जगह बनेगी। यह सुनकर कैप्टन जिया कुछ देर साइलेंट हो जाता है। वह पहले मेरी डिटरमिन्ड आंखों को देखता है, फिर काफी देर तक ब्लूप्रिंट को घूरता रहता है। इसके बाद वह दोबारा मेरे घर की लोकेशन की तरफ देखता है और धीरे धीरे उसकी आंखों का नजरिया बदलने लगता है। अचानक वह अपनी थाई पर हाथ मारते हुए एक्साइटेड होकर कहता है, अब समझ आया, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी को पकड़ना। फिर वह एक्साइटमेंट में आगे कहता है, दूसरों को यह जगह डेड एंड लग सकती है, लेकिन अगर तुमने यहाँ सच में होटल बना लिया तो ये ट्रेजर लैंड बन जाएगी। प्लेन से उतरने वाले लोग थके हुए होंगे, ऐसे में हर कोई सबसे पहले आराम करने की जगह ढूंढेगा और आंख खोलते ही सबसे पहले उन्हें तुम्हारा होटल दिखाई देगा। यह देखकर मुझे थोड़ा सरप्राइज होता है कि अंकल जियाओ ने मेरी आइडिया को इतनी जल्दी समझ लिया। जिस पर मैं पूछता हूँ, अंकल जियाओ, क्या आप ये काम लेना चाहेंगे? यह सुनते ही वह तुरंत अपने चेस्ट पर हाथ मारकर जोर से कहता है, क्यों नहीं लूंगा, इतना इंटरेस्टिंग काम लैंटर्न लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलता। चिंता मत करो, ब्लूप्रिंट जैसा बना है बिल्कुल वैसा ही बना कर दूंगा और बिल्डिंग को इतना मजबूत बनाऊंगा कि सालों तक खड़ी रहे। जिस दिन बुलडोजर मेरे यार्ड में एंटर करता है, उस दिन पूरे एरिया में काफी शोर मच जाता है। जो नेबर्स अभी तक मूव नहीं हुए थे, वे भी तमाशा देखने के लिए वहां आ जाते हैं। जब वे लोग मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज से भरे पुराने घर को बुलडोजर के आयरन आर्म के नीचे गिरते हुए देखते हैं, तब सब शॉक्ड होकर सांस खींचने लगते हैं। ये एकिंग सच में पागल हो गया है, इतना अच्छा घर ऐसे ही डेमोलिश कर दिया, आखिर करना क्या चाहता है? तभी कोई दूसरा कहता है, सुना है बहुत सारा पैसा लेकर आया है और यहाँ लिटिल विला बनाना चाहता है। यह सुनकर एंटली अपने आर्म्स क्रॉस करके स्नीर करते हुए कहती है, लिटिल विला? मुझे तो लगता है इसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया है। इतना बड़ा हाउस बनाकर अकेले रहेगा, रात को डर नहीं लगेगा इसे? जिस पर आसपास के लोग भी इको करते हैं, सही कहा, आसपास कोई नेबर भी नहीं होगा, पूरा प्लेस ग्रेवयार्ड जैसा लगेगा। मुझे तो लगता है इसे बस अपनी ईगो बचानी है और खुद मुसीबत बुला रहा है। प्लान के खिलाफ जाकर कभी किसी का अच्छा हुआ है? लेकिन मैं उन सारी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता हूँ। मैं बस मेसी रूइंस के सामने खड़ा होकर वर्कर्स को काम करते हुए देखता रहता हूँ। ज्यादा समय नहीं गुजरता कि यहाँ का शोर टाउन मेयर जोंग डेटा तक पहुंच जाता है। वह अपनी कार की विंडो नीचे करके दूर से मुझे देखने लगता है। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसके पास रोने या रिक्वेस्ट करने नहीं जाऊंगा, बल्कि इतना बड़ा कमिशन खड़ा कर दूंगा। इसके बाद जोंग डेटान कार की विंडो से जोर से चिल्लाता है, जीन, आकिंग। जिस पर मैं उसके पास जाकर पूछता हूँ, क्या बात है? वह सस्पिशियस टोन में पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? हाउस रेनोवेट कर रहे हो? मैं जवाब देता हूँ, लेकिन वह तुरंत फिर पूछता है, क्या रेनोवेशन के लिए पूरा हाउस गिराना पड़ता है? तुम रीबिल्डिंग कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स हैं? जिस पर मैं सीधे डॉक्यूमेंट्स निकालकर दिखा देता हूँ। यह देखकर जोंग डेटाइन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरे पेपरवर्क इतने कंप्लीट होंगे। उसका चेहरा तुरंत अगली हो जाता है। वह डॉक्यूमेंट्स वापस मेरी तरफ फेंकते हुए डेंजरस टोन में कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन एक मेजर प्रोजेक्ट है। अगर तुमने कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट की या इलीगल बिल्डिंग बनाई
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मैं डॉक्यूमेंट समेटते हुए उसकी आंखों में सीधा देखकर कहता हूँ, चिंता मत कीजिए, मेरा हर काम लॉ के अंदर है। मैं किसी के रास्ते में नहीं आऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि कोई मेरे रास्ते में भी नहीं आएगा। शायद जोंग डेटा ने कभी मुझे इतना टफ स्टैंस लेते हुए नहीं देखा था। आखिर में वह जोर से स्नोट करता है, विंडो ऊपर करता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। मुझे अच्छी तरह पता होता है कि वह आज मुझे वार्निंग देने आया था और मैं भी उसे टेस्ट कर रहा था। इसके बाद आने वाले दिनों में मैं लगभग हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर ही समय बिताता हूँ। धीरे धीरे खाली जमीन पर बिल्डिंग का फ्रेमवर्क खड़ा होने लगता है और हर दिन विजिबल स्पीड से ऊंचा होता जाता है। पहले महीने में फाउंडेशन और बेसमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद मेन स्ट्रक्चर भी तैयार हो जाता है और आखिर में जब कंक्रीट से भरा आखिरी ट्रक 4th फ्लोर पर डाला जाता है तब अंकल जिया एक्साइटमेंट में फायर क्रैकर्स जला देता है। मैं न्यूली कंप्लीटेड रूफटॉप पर खड़ा होकर रफ कास्ट फ्लोर से नीचे की जमीन को देखता हूँ। वहीं दूर नजर डालने पर एयरपोर्ट का आउटलाइन भी अब पहले से ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगता है। मेरा होटल और फ्यूचर एयरपोर्ट दोनों एक साइलेंट रेस में लगे हुए होते हैं, जैसे दोनों दुनिया के सामने खुद को पहले प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ठीक उसी दिन जब मैं साइट पर डिजाइनर के साथ एक्सटीरियर वॉल मटेरियल्स डिस्कस कर रहा होता हूँ, तभी कई लॉ एनफोर्समेंट व्हीकल्स वहां तेजी से आकर रुकती हैं। कार्डोज खुलते हैं और उनमें से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के यूनिफॉर्म पहने हुए दर्जनों लोग बाहर निकलते हैं। उन सबके आगे एक मिडिल एज्ड आदमी चल रहा होता है, जबकि उसके पीछे जोंग डेटान खड़ा हल्की स्नीर के साथ मुझे देख रहा होता है। वह मिडिल एज्ड आदमी सख्त आवाज में पूछता है, यहाँ का पर्सन इंचार्ज कौन है? जिस पर मैं आगे बढ़कर जवाब देता हूँ, मैं हूँ। फिर मैं उसे अपना आईडी वेव करते हुए देखता हूँ और वह कहता है, हम जॉइंट लॉ एनफोर्समेंट टीम से हैं। हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि यहाँ सीरियस इलीगल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस चल रही हैं। साथ ही मैसिव सेफ्टी हैजर्ड्स और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी है। यह सुनते ही मेरा दिल भारी हो जाता है, क्योंकि मुझे समझ आ जाता है कि ट्रबल आखिरकार पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ जोंग डेटा बिना कुछ बोले साइड में खड़ा रहता है, लेकिन उसके चेहरे की ग्लोटिंग स्माइल सब कुछ साफ बता रही होती है। उनका सामना करते हुए मैं काम टोन में कहता हूँ, हमारे सारे प्रोसीजर्स पूरी तरह लीगल हैं और कंस्ट्रक्शन भी नेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रहा है। लेकिन वह मिडिल एज्ड आदमी तुरंत कोल्ड टोन में जवाब देता है, लीगल है या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, पूरी जगह थोरोली सर्च करो, हर कॉर्नर चेक करो और कुछ भी मिस मत करना। उसके इतना कहते ही पीछे खड़े लोग तुरंत अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाते हैं और पूरे कंस्ट्रक्शन साइट में घुस जाते हैं। कुछ लोग फायर सेफ्टी चेक करने लगते हैं, कुछ नॉइज लेवल मेजर करते हैं, कुछ एयर सैंपल्स लेते हैं, जबकि कुछ लोग कंस्ट्रक्शन लॉग्स पलटने लगते हैं। यह देखकर अंकल जियाओ और वर्कर्स पूरी तरह डम्फाउंडेड रह जाते हैं। वे आगे बढ़कर आर्ग्यू करना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें रोक देता हूँ, जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, उन्हें चेक करने दो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता होता है कि यह सब जोंग डेटा का रिवेंज था और जितना ज्यादा वह ऐसा करेगा उतना ही हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। पूरा आफ्टरनून मेरा कंस्ट्रक्शन साइट लगभग स्टैंड स्टिल पर चला जाता है। इस दौरान लगातार छोटी छोटी निटपिकिंग होती रहती है। यहाँ रिबा स्पेसिंग गलत लग रही है, रूलर लाओ और मेजर करो। तुम्हारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स इनएडिक्वेट हैं, फाइन लगेगा। कैफेटेरिया का हेल्थ परमिट कहाँ है? मैं नोटिस करता हूँ कि जोंग डेटा बार बार उस मिडिल एज्ड आदमी के कान में कुछ व्हिस्पर करता रहता है और फिर दोनों मेरी तरफ मैलिशियस नजरों से देखने लगते हैं। लेकिन पूरे समय मैं साइलेंस मेंटेन करता हूँ और बस अपने फोन से उनकी हर मूवमेंट और हर चेहरे को क्लियरली रिकॉर्ड करता रहता हूँ। जब सनसेट होने वाला होता है तब तक वे लोग प्रैक्टिकली पूरे साइट को उलट पुलट चुके होते हैं। आखिर में वे सब इकट्ठा होते हैं और वह मिडिल एज्ड आदमी मजबूरी भरे टोन में कहता है, आज आफ्टरनून की डिटेल्ड इंस्पेक्शन के बाद आपकी साइट बेसिकली स्टैंडर्ड्स मीट करती है। यह बात वह साफ रिलैक्वांस के साथ बोलता है और यह सुनकर आखिरकार मेरे दिल को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि जिस दिन मैंने होटल बनाने का फैसला लिया था उसी दिन से मैंने हर डिटेल को एक्सट्रीम लेवल तक परफेक्ट रखा था। मैंने सबसे बेस्ट सुपरविजन कंपनी हायर की थी और हर बैच मटेरियल के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी भी कंपलसरी रखा था। कंस्ट्रक्शन का हर स्टेप स्ट्रिक्टली ब्लूप्रिंट के हिसाब से फॉलो किया गया था। मेरा गोल शुरू से सिर्फ एक फ्लॉलेस स्ट्रक्चर बनाना था जिसमें कोई भी फॉल्ट आउट ना निकाल सके। यह देखकर जोंग डेटा का चेहरा और अगली हो जाता है। शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे जैसा 20s का यंग आदमी इतनी फ्लॉलेसली काम करेगा। लेकिन तभी वह मिडिल एज्ड आदमी अचानक टोन बदलते हुए कहता है, लेकिन क्योंकि आपकी साइट की एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास है, सिचुएशन स्पेशल हो जाती है। इसलिए सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हमने फैसला लिया है कि आपकी कंस्ट्रक्शन को एक हफ्ते के लिए हल्ट किया जाएगा ताकि कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ इंस्पेक्शन हो सके। यह सुनते ही अंकल जियाओ खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में चिल्ला उठता है, किस आधार पर? यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर वर्क हल्ट क्यों होगा? जिस पर वह मिडिल एज्ड आदमी तुरंत सख्त चेहरा बनाकर कहता है, ये ऑन मर्डर है।
अगर कंप्लाई नहीं किया तो कंस्ट्रक्शन परमिट रिवोक कर दिया जाएगा। लेकिन उसके ग्रीसी और एरोगेंट चेहरे को देखते हुए मैं कामली कहता हूँ, मेयर जोंग, मेरे पास म्यूनिसिपल हाउसिंग ब्यूरो, फायर डिपार्टमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ब्यूरो के सभी लीडर्स के फोन नंबर्स हैं, और मैंने अभी जो वीडियो रिकॉर्ड किया है उसे मैंने अपने एक दोस्त को भी भेज दिया है। वह प्रोविंशियल मीडिया में काम करता है। इसके बाद मैं उसकी आंखों में देखकर पूछता हूँ, आपको क्या लगता है अगर मैं उन्हें आज आफ्टरनून यहाँ जो कुछ हुआ सब डिटेल में बता दूं तो क्या होगा? फिर मैं शांत आवाज में आगे कहता हूँ, मैं बस एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ जो अपने घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास पावर नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए खुद को बचाने के लिए मुझे यही क्लैमी तरीका अपनाना पड़ा। यह सुनते ही उसके चेहरे की स्माइल तुरंत फ्रीज हो जाती है। वह शौक में मुझे घूरने लगता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। शायद उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जिस ऑर्फन को वह वीक और इजी टारगेट समझता था उसके पास ऐसा ट्रम्प कार्ड भी हो सकता है। इसी बीच वह मिडिल एज्ड आदमी भी एटमॉस्फेयर में कुछ गलत फील कर लेता है और जल्दी से मेयर जोंग के पास जाकर पूछता है, अब क्या करें? ये देखकर जोंग डेटा ने मुझे फियरली ग्लैर करता है, फिर दांत पीसते हुए कहता है, इन्हें कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करने दो। इतना कहने के बाद वह बिना पीछे देखे कार में बैठ जाता है और अपने साथ उन सारे सो कॉलर्ड लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को लेकर वहां से जल्दी निकल जाता है। उनके जाते ही कंस्ट्रक्शन साइट पर इंस्टेंटली चीयर्स गूंजने लगते हैं। अंकल जियाओ और वर्कर्स सभी मुझे थम्स अप देते हैं और कहते हैं, आकिंग कमाल कर दिया। लेकिन असल में सिर्फ मुझे पता होता है कि मैंने जो अभी कहा था वह आधा सच और आधा झूठ था। मैंने वीडियो तो सच में रिकॉर्ड किया था, लेकिन मीडिया वाला फ्रेंड पूरी तरह फेक था। मैं बस इस बात पर बेट लगा रहा था कि जोंग डेटांग गिल्टी कॉन्शियंस की वजह से चीजों को ज्यादा बड़ा नहीं होने देगा, और मैं वो बेट जीत जाता हूँ। लेकिन साथ ही मुझे ये भी पता होता है कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। जिस पर मैं दूर सिटी लाइट्स को देखते हुए अपना फोन निकालता हूँ। हेलो स्वान। फिर मैं हैवी टोन में कहता हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत बड़े ट्रबल में फंस चुका हूँ। स्वान मेरी पूरी बात पेशेंटली सुनती रहती है। आफ्टरनून में जो कुछ हुआ था वह सब सुनने के बाद काफी देर तक साइलेंस छाया रहता है, जिस पर मैं थोड़ा हेजिटेंट होकर पूछता हूँ, हेलो स्वान, क्या तुम अभी भी लाइन पर हो? उसकी आवाज काफी टायर्ड लग रही होती है, लेकिन साथ ही काम भी। वह धीरे से कहती है, मैं हूँ, पहले पैनिक मत करो। जिस पर मैं जवाब देता हूँ, मैं पैनिक नहीं कर रहा, मैं बस जानना चाहता हूँ कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। यह सुनकर स्वान दूसरी तरफ से एनालाइज करते हुए कहती है, अगर तुम उसके टेरिटरी में जाकर सीधे उससे भिड़ोगे तो हमेशा डिसएडवांटेज में रहोगे। हमें अप्रोच बदलनी होगी। मैं तुरंत पूछता हूँ, कैसी अप्रोच? जिस पर सुआन कहती है, आर्ट एंड वॉर में कहा गया है, बैटल में डायरेक्टली एंगेज करो लेकिन जीत सरप्राइजर से हासिल करो। फिर वह आगे समझाती है, अभी तुम्हारे सारे प्रोसीजर्स लीगल और कंप्लायंट हैं, यही तुम्हारा डायरेक्ट एंगेजमेंट है। जुंग दातन तुम्हें फॉल्ट्स ढूंढना चाहता है लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा, इसलिए वह अंडरहैंडेड टैक्टिक्स यूज कर रहा है। अब हमें ऐसा सरप्राइज अटैक करना होगा जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद ना हो। मैं सुआन की एनालिसिस को क्वाइटली सुनता रहता हूँ और धीरे धीरे मेरे क्योटिक थॉट्स क्लियर होने लगते हैं। जिस पर मैं पूछता हूँ, ये सरप्राइज अटैक क्या है? सुआन एक एक शब्द पर जोर देते हुए जवाब देती है, अर्निंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इटसेल्फ। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए स्टंट रह जाता हूँ। फिर वह आगे कहती है, तुम्हारे फ्यूचर होटल की कोर कॉम्पिटिटिवनेस क्या है? उसकी यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन और एयरपोर्ट से जीरो डिस्टेंस। इसलिए अब तुम्हें सिर्फ अर्निंग टाउन की इस छोटी सी जमीन तक खुद को लिमिट नहीं रखना चाहिए और ना ही जोंग डेटा जैसे जंपिंग क्लाउन पर फोकस करना चाहिए। वह सीरियस टोन में आगे कहती है, तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लेवल तक उठाना होगा। तुम्हें ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट टीम तुम्हें अपना आदमी समझने लगे। सुआन की बातें किसी लाइटनिंग बोल्ट की तरह मेरे दिमाग में गिरती हैं और मेरी आंखों के सामने छाया फॉग इंस्टेंटली क्लियर होने लगता है। आखिरकार मुझे समझ आता है कि जोंग डेटा ने मुझे इतनी रेकलेसली बुली क्यों कर पा रहा था, क्योंकि उसकी नजरों में मैं सिर्फ एक वीक आइसोलेटेड इंडिविजुअल था। लेकिन अगर मैं खुद को एयरपोर्ट जैसे मैसिव एंटिटी के साथ टाई कर दूं, तब जोंग डेटान को मुझे छूने से पहले कंसीक्वेंसेस के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज्ड होकर पूछता हूँ, लेकिन मैं खुद को उनसे कनेक्ट कैसे करूँ? एयरपोर्ट प्रोजेक्ट प्रोविंशियल और म्यूनिसिपल लेवल का की इनिशिएटिव है, वहाँ के लीडर्स बहुत हाई रैंकिंग है, मैं तो उनके पास पहुंच भी नहीं सकता। यह सुनकर सुआन हल्का चकल करती है और कहती है, किसने कहा कि तुम्हें सीधे टॉप लीडर्स तक पहुंचना है? फिर वह पूछती है, ए किंग, क्या तुम अपना सबसे बड़ा एडवांटेज भूल गए? मैं कंफ्यूज्ड होकर पूछता हूँ, मेरा एडवांटेज? जिस पर सुआन जल्दी से एक्सप्लेन करती है, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन साइट अभी अर्निंग टाउन की वो अकेली जगह है जहां एयरपोर्ट साइट के अलावा इतने सारे वर्कर्स इकट्ठा हैं। एयरपोर्ट साइट पर हजारों वर्कर्स होंगे, वे अपना खाना कहाँ खाते हैं, अकोमोडेशन कैसे मैनेज करते हैं, डेली स्पेंडिंग कहाँ करते हैं? फिर वह आगे कहती है, जहां तक मुझे पता है कंस्ट्रक्शन जल्दी खत्म करने के लिए वहां क्लोज्ड ऑफ मैनेजमेंट लागू किया गया है। वर्कर्स की जिंदगी काफी बोरिंग और इनकन्वीनियंट हो चुकी होगी और तुम उनके बिल्कुल पास हो। जैसे ही मैं यह सुनता हूँ,
मुझे तुरंत उसकी बात समझ आ जाती है, जिस पर मैं जल्दी से पूछता हूँ, तुम कहना चाहती हो कि मुझे उनके साथ बिजनेस करना चाहिए? यह सुनकर सुआन की आवाज में एक्साइटमेंट आ जाती है। वह कहती है, सिर्फ बिजनेस नहीं, ये तुम्हारा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में घुसने का सबसे बेस्ट मौका है। तुम अपने करंट साइट का यूज करके टेम्पररी लाइफस्टाइल सर्विस एरिया बना सकते हो, जैसे कन्वीनियंस स्टोर, फूड स्टॉल या ओपन एयर सिनेमा। इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन एयरपोर्ट वर्कर्स की अर्जेंट नीड्स तुरंत सॉल्व हो जाएंगी। फिर वह सीरियस टोन में आगे कहती है, तुम सिर्फ गुड्स प्रोवाइड नहीं करोगे, तुम कन्वीनियंस और केयर प्रोवाइड करोगे। और जब हजारों वर्कर्स तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करने लगेंगे, तब सोचो एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन लीडर्स तुम्हें कैसे देखेंगे। इसके बाद वह खुद ही जवाब देती है, वे तुम्हें एक विजनरी और रिस्पॉन्सिबल पार्टनर की तरह देखेंगे, ऐसा अलाई जो उनके पीछे की सारी वरीज कम कर सकता है। और फिर वह आखिरी बात कहती है, उस समय तुम्हारा होटल सिर्फ आइसोलेटेड बिल्डिंग नहीं रहेगा, बल्कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का सपोर्टिंग सर्विस सेंटर बन जाएगा। तब क्या तुम्हें लगता है कि जोंग डेटा ने अभी की तरह तुम्हें आसानी से ट्रबल दे पाएगा? जिस पर सुआन आगे कहती है, क्या उसे पूरे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ जाने की हिम्मत होगी? यह सुनते ही मैं एक्साइटमेंट में फोन को कसकर पकड़ लेता हूँ। मेरे हाथ हल्के कांपने लगते हैं और काफी देर तक मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, सुआन, तुम सच में जीनियस हो। यह सुनकर सुआन हल्का स्माइल करते हुए जवाब देती है, मैं जीनियस नहीं हूँ, आइडिया तो तुम्हारा ही था। जो इंसान एयरपोर्ट के बिल्कुल पास होटल बनाने के बारे में सोच सकता है, वह कोई फूल नहीं हो सकता। इसके बाद सुआन मुझे रिमाइंड करवाती है, तुम्हें ये सब जितना जल्दी हो सके शुरू करना होगा। जंग डेटा ने अगला मूव करे, उससे पहले हमें अपने सरप्राइज ट्रूप्स डिप्लॉय करने होंगे। जिस पर मैं तुरंत पूछता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? सुआन कहती है, अंकल जियाओ को ढूंढो, उसके पास वर्कर्स भी हैं और स्किल्स भी। टेम्परेरी शेड बनाना और फूड स्टॉल शुरू करना उसके लिए पीस ऑफ केक होगा। फिर वह आगे कहती है, सप्लाईज के लिए तुम सीधे सिटी के होलसेल मार्केट को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें अपने कुछ क्लाइंट्स के नंबर्स भेज दूंगी, वे रिलायबल लोग हैं। इसके बाद वह सीरियस टोन में जोड़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइस है। खाना अफोर्डेबल होना चाहिए और हर चीज क्लीन और हाइजीनिक भी। हमारा गोल ह्यूज प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमें उनका दिल जीतना है। फोन रखने के बाद मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरे शरीर की हर सेल फिर से एनर्जी से भर गई हो। पहले की एग्जॉस्शन और कंफ्यूजन पूरी तरह गायब हो जाती है और उसकी जगह अनप्रेसिडेंटेड फाइटिंग स्पिरिट और होप ले लेती है। मैं उसी रात अंकल जियाओ को ढूंढता हूँ और उसे अपना पूरा आइडिया बताता हूँ। मेरी बात सुनते ही वह अपनी थाई पर हाथ मारकर एक्साइटेड होकर कहता है, यह आइडिया तो कमाल का है। मुझे उन एयरपोर्ट वर्कर्स पर काफी समय से तरस आ रहा था। रोज कैफेटेरिया का खाना खाते खाते उनके मुंह का टेस्ट खत्म हो गया होगा। फिर वह हंसते हुए कहता है, चलो फूड स्टॉल लगाते हैं, बियर रखते हैं, स्केवर्स बनाते हैं, वे लोग खुशी से पागल हो जाएंगे। इसके बाद अंकल जियाओ अपने चेस्ट पर हाथ मारकर मुझे आश्योर करता है, आकिंग चिंता मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो, कल ही मैं लोगों को लेकर तुम्हारे लिए जमीन लेवल करवाता हूँ। 3 दिन के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। और सच में अंकल जियाओ की एग्जीक्यूशन मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल जाती है। सिर्फ 3 दिन बाद स्टील पाइप्स और कलर स्टील टाइल्स से बना हुआ एक बड़ा सा रुडिमेंट्री फूड कोर्ट शेप लेने लगता है। मैं उसका नाम गैस स्टेशन रखता हूँ, जिसका मतलब वर्कर्स को फ्यूल देना भी होता है और खुद को भी मोटिवेशन देना। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सीक्रेटली हमें ऑब्जर्व कर रहे थे, वे पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि हम होटल बना रहे हैं, लेकिन यहाँ तो टेंट्स और फूड स्टॉल्स तैयार हो रहे थे। जल्द ही गैस स्टेशन ऑफिशियली बिजनेस के लिए ओपन हो जाता है। उस दिन मैं छोटा सा ओपनिंग सेरेमनी भी रखता हूँ। मैं रेड पेपर पर कुछ बड़े कैरेक्टर्स लिखकर एंट्रेंस पर चिपका देता हूँ। ओपनिंग के पहले 3 दिनों तक सभी फूड एंड ड्रिंक्स हाफ प्राइस। इसके बाद मैं अंकल जियाओ के कुछ वर्कर्स को एयरपोर्ट फैक्ट्री साइड एंट्रेंस पर फ्लायर्स बांटने के लिए भेज देता हूँ। शाम होते होते जब आसमान पूरी तरह डार्क भी नहीं हुआ होता, तभी एयरपोर्ट साइड पर ऑफ वर्क बेल बजती है, जिसके बाद हंड्रेड्स और थाउजेंड्स वर्कर्स टाइड की तरह गेट्स से बाहर निकलने लगते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग डस्ट से ढके हुए और पूरी तरह एग्जॉस्टेड दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वे हमारी ब्राइटली लिट जगह को देखते हैं और बारबेक्यू व स्टर फ्राई की खुशबू हवा में फैलती हुई महसूस करते हैं, वे सब स्टन्ड रह जाते हैं। कोई क्यूरियस होकर पूछता है, वह जगह क्या है, इतनी लाइवली क्यों लग रही है? दूसरा जवाब देता है, लगता है खाने की जगह है। फिर कोई पूछता है, नाम क्या है इसका? जिस पर जवाब आता है, गैस स्टेशन। इसके बाद कोई एक्साइटेड होकर कहता है, चलो जाकर देखते हैं। हमारा पहला कस्टमर एक काफी यंग लुकिंग लड़का होता है, जिसके चेहरे पर अभी भी चाइल्डिश लुक दिखाई दे रहा होता है। वह हेजिटेंट होकर पूछता है, बॉस यहाँ सच में हाफ प्राइस है? जिस पर मैं स्माइल करते हुए जवाब देता हूँ, हाँ बिल्कुल सच। वह तुरंत कहता है, तो मुझे ट्वाइस कुक्ड पोर्क ओवर राइस दे दो और साथ में 2 एग्स एक्स्ट्रा। मैं तुरंत खुद किचन में जाकर खाना बनाता हूँ और जल्दी से उसे स्टीमिंग हॉट जेनरसली फील्ड राइस सर्व कर देता हूँ। वह यंग वर्कर उस माउंटेन जैसे पोर्क राइस को घूरने लगता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। जल्द ही दूसरा और तीसरा कस्टमर भी आने लगता है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर पूरा गैस स्टेशन लोगों से भर जाता है।
वर्कर्स ग्रुप्स में बैठते हैं, डिशेस ऑर्डर करते हैं, बियर के केसेस खोलते हैं और पूरे दिन साइट पर दबे हुए इमोशंस, अल्कोहल और गुड फूड के साथ बाहर निकलने लगते हैं। जो जगह पहले कंप्लीटली एम्प्टी और डेड साइलेंट थी, वही अब वाइब्रेंट नॉइज और लाइवली एटमॉस्फेयर से भर उठती है। वहीं अंकल जियाओ और उसके वर्कर्स भी एक टेबल पर बैठे बियर पीते पीते चेहरे तक लाल कर चुके होते हैं। और यह मेरे पूरे प्लान का सक्सेसफुल फर्स्ट स्टेप बन जाता है। इसके बाद आने वाले दिनों में गैस स्टेशन का बिजनेस लगातार बूमिंग होने लगता है। धीरे धीरे मेरा गैस स्टेशन एयरपोर्ट वर्कर्स की बोरिंग कंस्ट्रक्शन साइट लाइफ का इकलौता कंफर्ट और पैराडाइजेस बन जाता है। लेकिन एक दिन कुछ